स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज की कक्षा में बात करेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में पाठ गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों की। तो बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्लास में आप अंत तक जुड़े रहें। एक एक अंकित प्रश्न करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखते बच्चों, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों में से आज की कक्षा का अपना पहला प्रश्न। तो बच्चों, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती, एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूर वायु में 1×10⁶ मीटर प्रति सेकंड से धारा की दिशा के समांतर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी। तो यहां पर तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 एम्पीयर की है और तार से 10 सेंटीमीटर की दूर पर एक इलेक्ट्रॉन है जो 1×10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार की ही समांतर दिशा में गति कर रहा है। उसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है। तो यहां पर सबसे पहले एक लेते हैं लंबा सीधा तार। लंबा सीधा तार, तो ये है हमारा एक लंबा सीधा तार और इस तार पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 एम्पीयर की है। तो तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 5 एम्पीयर की है, तो I = 5 एम्पीयर। अब इस तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन पर तार के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर तार के द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो तार में चूंकि धारा प्रवाहित हो रही है और एक धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा V = 1×10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो इस तार के द्वारा इसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो लंबे सीधे तार के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान होगा, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। लंबे सीधे तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबे सीधे तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बच्चों, वो होता है B = μ0/2πI/r। तो भाई μ0/2π का वैल्यू 2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, और तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 एम्पीयर की है यहाँ। और बच्चों यहाँ पर जो तार से कितनी दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना है? तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो 10 सेंटीमीटर का मान रख देते हैं, 10×10⁻², इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10×10⁻²। तो यहाँ पर ये जो है 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, और ये ऋण 2 ऊपर जाएगा तो धन 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10⁻7 और धन 2। तो इस तरीके B का जो मान आया, तार से स्मॉल r दूरी पर जहां इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन 1×10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो 10⁻5 टेस्ला का है। 10⁻5 टेस्ला का है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित चुंबकीय बल कितना होगा?
कण पर आरोपित चुंबकीय बल। सूत्र भी याद करते रहे बच्चों, ये लॉरेंज बल का सूत्र F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है और वो बल होता है QVB sin थीटा, जहां Q उस आवेशित कण के आवेश की मात्रा है और V उस आवेशित कण का वेग है और B जिस चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा है उसका मान है। और थीटा, थीटा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान देना, थीटा होता है इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच का कोण। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो 1 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड है और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो अभी निकाला हम लोगों ने 10 की घात ऋण 5 टेस्ला। और चूंकि धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले हम ज्ञात करेंगे, इसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण ज्ञात कर सकेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर हम उपयोग करेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 का, जिसके अनुसार अंगूठे को रखना होता है तार में बहने वाली धारा की दिशा में और शेष अंगुलियों को रखेंगे हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति की ओर। तो अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, शेष अंगुलियां इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर। तो हथेली के तल के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बच्चों याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किससे निकालते हैं? दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 का उपयोग करते हैं। दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 का उपयोग करते हैं। हथेली के नियम नंबर 1 का उपयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो इसके द्वारा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो यहां पर अंगूठा धारा की दिशा में, शेष अंगुलियां इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर रखेंगे। तो हथेली के तल के लंबवत धक्का अर्थात इस बोर्ड के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर इस समय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो बोर्ड के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। या बच्चों हम लोग यहां पर यह भी देख सकते थे कि जो धारा की दिशा होती है और धारा से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उन दोनों दिशाओं के अभिलंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर है और इलेक्ट्रॉन का वेग बोर्ड के तल के समांतर है, क्योंकि हमने बोर्ड के तल में धारावाही तार को रखा है। तो धारावाही तार और इलेक्ट्रॉन की गति दोनों समांतर है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत है। तो चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा के बीच जो कोण है थीटा, वो यहां पर 90 डिग्री आने वाला है। तो यहां लिख देंगे sin 90। अब बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, 6 में देखिए गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो F बराबर sin 90 का मान तो ये 1 हो जाएगा और ये 10 की घात ऋण 19 और धन 6, तो ये 10 की घात ऋण 13 और ऋण 5 10 की घात ऋण 18। तो 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 18 न्यूटन का बल इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। और किसके द्वारा लग रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है इस हमारे धारावाही तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और इलेक्ट्रॉन इसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो दो कॉन्सेप्ट का उपयोग यहां पर हुआ इस न्यूमेरिकल में। एक, धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दूसरा, इस चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करेगा तो उस आवेशित कण पर एक चुंबकीय बल आरोपित होगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ चुंबकीय बल की दिशा को देखना है तो बच्चों चुंबकीय बल की दिशा को देखने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, चुंबकीय बल की दिशा के लिए उपयोग करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। चुंबकीय बल की दिशा के लिए उपयोग करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या रखेंगे हम लोग? बाएं हाथ के नियम, उसको भी देख लेते हैं। नियम से चुंबकीय बल की दिशा भी निकाल लेते हैं। तो चुंबकीय बल की दिशा के लिए हमको क्या करना है? अपने बाएं हाथ में अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों
तीनों को परस्पर ऐसे करके लंबवत रखना है, अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियां तीनों परस्पर लंबवत रखना है। अब अंगूठे को किस दिशा की ओर रखते हैं? अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताएगा और हमको जो अंगूठे के पास वाली पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखनी है, और ये जो अंगूठे के पास वाली दूसरी जो उंगली है इससे हमें आवेशित कण की गति दिखानी है। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन के केस में ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन की गति जिस दिशा में होती है उसके विपरीत दिशा में हम आवेश की गति को दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा की दिशा कही जाती है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, और इलेक्ट्रॉन की गति ऊपर है, तो हमको लेना है ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा में गति की दिशा, तो ऐसे रखेंगे। तो यहां पर जो चुंबकीय बल लग रहा है, देखिए आप यह ध्यान से कि जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा बता रहा है और अंगूठे के पास वाली पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, और ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा में अंगूठे के पास की दूसरी उंगली रखी जाएगी और धनावेश की गति की दिशा में रखी जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लग रहा है वो इस दिशा की ओर लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल तार से दूर की ओर होगा। तो तार के अभिलंबवत दूर, तार से दूर की ओर, तार के विपरीत दिशा में, तार के विपरीत ओर ये चुंबकीय बल की दिशा आ रही है, विपरीत ओर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये प्रश्न देख लिया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों अब अपना दूसरा प्रश्न। हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻19 म्यू नॉट टेस्ला है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी आवेशित कण जब गति करेगा तो गतिमान आवेशित कण के द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो गतिमान आवेशित कण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और वैद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने का कारण क्या है? आवेश की गति। तो यहां पर एक हीलियम का नाभिक है जो 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि उस वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो 10⁻19 म्यू नॉट टेस्ला होगा, जहां म्यू नॉट बच्चों वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो देखते हैं बच्चों, मन से पढ़िए बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए, आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। तो यहां पर ये एक जो है वृत्तीय मार्ग है हीलियम परमाणु का, और अब इसमें जो है हीलियम परमाणु ऐसे चक्कर लगा रहा है, हीलियम परमाणु का नाभिक चक्कर लगा रहा है। तो हीलियम परमाणु का नाभिक अर्थात हीलियम परमाणु का नाभिक जो होगा, हीलियम परमाणु के नाभिक का आवेश, हीलियम परमाणु के नाभिक को बच्चों अल्फा कण भी कहते हैं। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। तो हीलियम परमाणु के नाभिक का जो आवेश है वो Q बराबर +2e होगा, ठीक है। अब ये आवेश इस वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है और धनावेश के प्रवाह की दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो तार में बहने वाली धारा की दिशा धनावेश के गति की दिशा में हमने दिखा दी। तो यहां पर 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो चूंकि 2 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा वो +2e है, तो समय t बराबर 2 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो Q बराबर हमारा +2e है। क्लियर? तो 2 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है इस वृत्तीय मार्ग में वो 2e है। तो अब इस वृत्तीय मार्ग में जो वैद्युत धारा का मान होगा तो I बराबर होता है Q/T, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं।
तो यहां पर 2E/2 ये बना इस वृत्तीय मार्ग में वैद्युत धारा, अर्थात E एम्पियर की वैद्युत धारा इस वृत्तीय मार्ग में प्रवाहित हो रही। और बच्चों जो E है वो मूल आवेश है। इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन में आवेश की जो मात्रा होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, उसे हम स्मॉल e मूल आवेश कहते हैं। अब किसी भी वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है B, ठीक है, वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वृत्ताकार धारा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है बच्चों B = μ0I/2A। अब देखिए I क्या है, तो वृत्ताकार धारा लूप में प्रवाहित वैद्युत धारा, और A वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या। तो इस वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या है वो हमारी A है। क्लियर? तो B = μ0 I की वैल्यू स्मॉल e और अपान में 2 और इंटू जो त्रिज्या दी गई है वो 0.8 मीटर दी गई। तो A का मान जो है यहां पर वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या है वो 0.8 मीटर है। तो B = μ0 E का मान 1.6 × 10⁻19 और A का मान 0.8। तो बच्चों 2 × 0.8 1.6 होता है। तो B का मान 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा। तो B का मान जो निकला वो 10⁻19 टेस्ला आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जब भी कोई आवेशित कण किसी वृत्तीय मार्ग में गति करे तो पहले उस वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको ज्ञात करने के लिए पहले हमने धारा ज्ञात की और फिर धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया। यदि धारा हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा लूप के तल के अभिलंबवत भीतर की ओर होती है, और यदि धारा हमारी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उस धारा लूप में प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस धारा लूप के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो यहां पर हमने हीलियम आवेश की गति को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दिखाया है। तो इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के अभिलंबवत, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के अभिलंबवत, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के अभिलंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। सर्किल डॉट मतलब तल के अभिलंबवत बाहर की ओर की दिशा, और सर्किल क्रॉस तल के अभिलंबवत भीतर की ओर दिशा। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने धारा को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बहाया है तो तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। अगर धारा हमारी इस धारा लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के अभिलंबवत भीतर की ओर होती। तो बच्चों मन लगाकर पढ़ें, एक एक क्वेश्चन करेंगे, पूरी अंत तक वीडियो को देखें और बिल्कुल क्लियर अंदाज में आप एक एक न्यूमेरिकल को लगाते रहिए, मेहनत करिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न बच्चों अपनी पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। तो यहां पर हमको सिद्ध करना था कि धारा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 10⁻19 टेस्ला होता है, तो वो हमने सिद्ध कर दिया कि देखिए यहां पर हीलियम परमाणु जो वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो उसके केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर वो 10⁻19 टेस्ला आ रहा है। इस प्रश्न में क्या है बेटा, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
तो कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी गणना करनी। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखें तो ये एक वृत्ताकार कुंडली है और ऐसे हमने वृत्ताकार कुंडली बनाई है 3D में, और इसकी केंद्र से गुजरने वाली अक्ष ये, ठीक है। तो इसकी केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष है, इसकी केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष ये, यहां पर इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष ये, इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष ये, और इसका केंद्र ये है O, इसका केंद्र मान लेते हैं O, ये इसका केंद्र है O, और इसकी त्रिज्या हुई स्मॉल a जो कि यहां पर गिवन है, इसकी त्रिज्या स्मॉल a, ठीक है, स्मॉल a, और त्रिज्या स्मॉल a का जो मान है वो दिया गया। देखिए कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है, फेरों की संख्या को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और वो है 100, और जो त्रिज्या दी गई है कुंडली की A वो है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 3 × 10⁻² मीटर, और इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है I बराबर वो 2 एम्पियर है, और कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर। तो वो बिंदु जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो कुंडली के केंद्र से इसकी अक्ष पर R बराबर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और कुंडली में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो विद्युत धारा कुंडली में जो प्रवाहित हो रही है, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो I है, और यहां पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा का मान दिया गया 2 एम्पियर। तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की विद्युत धारा है। अब कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो कुंडली के केंद्र O से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु P है, यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो R बराबर 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 × 10⁻² मीटर। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्ष में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सूत्र याद रखना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र डेरिवेशन भी सिलेबस में है। चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 NIA² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R² + A² होल पावर 3/2। तो μ0 NIA² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R² + A² होल पावर 3/2। तो ये हुआ इसका सूत्र, μ0 NIA² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R² + A² होल पावर 3/2। तो सभी वैल्यू को रख देते हैं और गणना कर लेते हैं। तो μ0 का जो मान आया वो है 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। फेरों की संख्या जो दी गई है वो यहाँ पर 100 दी गई है, और जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I 2 एम्पियर है, और A का मान बच्चों 3 × 10⁻² मीटर है। डिवाइड में आइए 2, और R का वैल्यू 4 × 10⁻² और इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर प्लस A का जो मान दिया गया वो 4 × 10⁻, R का मान रख दिया, A का मान जो है
जो इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है ए, तो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 10 की घात ऋण 2, ऊपर दिया गया है ये ए का मान हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 3 गुणे 10 की घात ऋण 2 होल स्क्वायर, और ये बड़ा कोष्ठक 3/2। तो बच्चों b का जो मान निकल के आया वो 4 पाई गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10 की घात ऋण 7 10 की घात ऋण 2, और ये वाला 100 जो है इस 10 की घात ऋण 2 से कैंसिल हो जाए, तो ये 10 की घात ऋण 7। यहां पे देखेंगे तो 4 चौक 16, 16 गुणे 10 की घात ऋण 4, और ये 3 त्रिक 9 गुणे 10 की घात ऋण 4, तो ये पूरा बन जाएगा 25 गुणे, तो इसको लिख देंगे 5 गुणे 10 की घात 5 गुणे 10 की घात ऋण 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए 4 चौक 16, तो 16 9 25, और 25 गुणे 10 की घात ऋण 4, तो इसको 5 गुणे 10 की घात ऋण 2 का होल स्क्वायर, और पहले से लगा था पावर 3/2, तो इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कैलकुलेशन में, और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आया 4 गुणे 3.14 गुणे 3 गुणे ये गुणे 10 की घात ऋण 7, और डिवाइड में आएगा 5 5 25 पंचे 125, 125 गुणे 10 की घात ऋण 2 का होल क्यूब करेंगे तो 10 की घात ऋण 6 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये पूरा कैलकुलेट होके आता है d इज इक्वल टू 9.04 गुणे 10 की घात ऋण 4 टेस्ला। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है जो वृत्ताकार धारावाही लूप की केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के बिंदु P पर आया है। तो सभी प्रश्नों को बच्चों एक एक करके मन लगाकर देखें और सूत्रों को भी याद रखें। सूत्र में दिए गए जो हमारे मान है, जैसे म्यू0 का मान, वायुवत्व निर्वात की विद्युतशीलता n, फेरों की संख्या I, वैद्युत धारा A, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष से बिंदु P की दूरी, केंद्र से बिंदु P की दूरी a, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, और b वृत्ताकार धारा लूप के केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो सूत्र के साथ सूत्र में उपस्थित सभी पदों के सही अर्थ भी आपको पता होंगे तो आप अंकित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रश्न को मन लगाकर देख लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास में जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें, एक एक प्रश्न समझें, सभी कंसेप्ट्स को समझें। इससे पहले थोड़ा सा पीछे वाले प्रश्न में एक चीज और देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो है a का जब मान रखा गया तो इसका वर्ग करना था, तो ये यहाँ पर a के मान को रख दिया गया लेकिन इसका वर्ग नहीं किया गया, तो इसलिए इसमें जो है 3 गुणे 10 की घात ऋण 2 और जोड़ देते हैं। तो ये वाला भाग हमारा 9 हो जाएगा, ये वाला भाग हमारा 9 हो जाएगा, ये 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और साथ में जो घात है ये 10 की घात, ये ऋण 2 और बढ़ जाएगी। बाकी सेम क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पर a की वैल्यू जब रखी तो स्क्वायर नहीं लगाया, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब बच्चों ये अब इसको जो अगर हल करेंगे तो इसका मान 9.04 गुणे 10 की घात ऋण 4 टेस्ला आएगा। चलिए देखते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको ध्यान में रखें। ये बच्चों इस प्रश्न में कह रहा है 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरों वाली तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। ये दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं जो आएंगी उसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर हमें वृत्त के रूप में
वृत्त के रूप में, ऐसे वृत्त के रूप में तारों को मोड़कर लगाना है। तो अगर पूरा तार हम खोलें और उसको सीधा करें तो ये लंबा सीधा तार हो गया, और इसको हमने मोड़ करके वृत्त के रूप में बनाना है। तो देखो, वृत्त की जो परिधि है वो तार की कुल लंबाई के बराबर होगी। तो यहां पर वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि वो किससे बनी है? L और 4L लंबाई के तार से। तो वृत्त की परिधि वो तार की लंबाई के बराबर होगी, तार की लंबाई के बराबर होगी। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देते हैं कि दो तार हैं, तो पहले तार की जो लंबाई है वो L है, और उससे जो है दो फेरों वाली एक कुंडली बनाना है। तो पहले तार के लिए ध्यान से देखते हैं। पहले तार के लिए, पहले तार के लिए, पहले तार के लिए जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई चूंकि दो फेरों वाली कुंडली बनानी है, तो अगर पहले तार की जो लंबाई है उसको हमें वृत्त के रूप में मोड़ना है, और वो भी दो फेरों में, तो इसका मतलब है जो 2 गुना और वृत्त की परिधि, इतनी लंबाई तार की होगी, वृत्त की परिधि, क्योंकि 2 बार मोड़ना है। तो यहां पर तार की लंबाई दी गई है L, और पहले वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं A। तो 2 गुना 2 पाई A1। क्लियर? तो पहले तार की जो त्रिज्या आएगी वो A1 बराबर होगी, A1 बराबर 2 दूना 4 L/4 पाई। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ पहले तार की त्रिज्या। अब पहले तार में और दूसरे तार, दोनों तारों में जो वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, वैद्युत धारा का मान दोनों ही तारों में समान रखा जा रहा है। तो पहले वाले के कारण उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पहले तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, पहले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो बेटा B1 = देखिए, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये त्रिज्या है A1 और इसमें धारा बह रही है I। तो इसके केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो μ0I/2a, और साथ में यहां फेरों की संख्या का गुणा भी कराना है, फेरों की संख्या का गुणा भी कराना है। तो μ0NI/2a1, और पहले में फेरों की संख्या N1 बराबर 2 है, तो N1 बराबर 2 है पहले वाले में। तो ये μ0 2I और बटे में ये 2 और गुणे त्रिज्या जो आई है वो L/4 पाई। तो 4 पाई को कर देंगे ऊपर। तो इस तरीके B1 का मान हमने निकाल लिया। अब इसी तरह दूसरे तार के लिए अगर देखें तो जो दूसरा तार है, दूसरे तार के लिए देखें तो जो तार की लंबाई है वो 4L है, तार की लंबाई बन रही है 4L लंबाई, और वो उस तार को मोड़कर भी वृत्त बनाना है, लेकिन 4 फेरों वाली कुंडली बनानी है। तो जो वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि उसका 4 गुना तार की लंबाई होगी। तो यहां पर 4L, क्योंकि 4 फेरों वाली बनानी है, एक फेरे में वृत्त की परिधि के बराबर लंबाई आएगी तार की, और ऐसे 4 फेरे होंगे तो 4 गुना हो जाएगी। तो 4L बराबर 4 गुणे 2 पाई R। तो इस तरीके से, सॉरी, यहां पर R के स्थान पर हमको दूसरे वृत्त की त्रिज्या A2 लेनी। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो 4 1 कम 4, ये तो कैंसिल हो गया। तो A2 जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है L/2 पाई। क्लियर? L/2 पाई।
तो अब यहां पर भी जो दूसरा वृत्त है उसमें भी यही धारा प्रवाहित हो रही। तो दूसरे वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो दूसरे वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो B2 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट दूसरे वाले में फेरों की संख्या गुणे धारा बटे 2 और दूसरे वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या। तो म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 2a2। तो इस तरीके ये म्यू नॉट और फेरों की संख्या यहां पर 4 है और जो धारा प्रवाहित हो रही वो आई है और डिवाइड में 2 गुणे जो त्रिज्या आई है वो L अपॉन 2 पाई है, L अपॉन 2 पाई जो त्रिज्या है वो L अपॉन 2 पाई, तो L गुणे 2 पाई भेज देंगे ऊपर। क्लियर। तो अब यहां पर हमको दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों ही तारों से जो वृत्ताकार धारा लूप बनाए गए हैं उन वृत्ताकार धारा लूपों के केंद्रों पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उन चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करना है। तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना है म्यू नॉट इंटू 2i इंटू 4 पाई अपॉन 2 इंटू L और B2 का मान कितना है। तो ये वाली भिन्न जब भाग देंगे B2 का स्थान मान रखेंगे तो ये भिन्न हमारी पलट जाएगी। तो इसको लिख देंगे 2 इंटू L अपॉन म्यू नॉट इंटू 4i इंटू 2 पाई। क्लियर। तो यहां पर बच्चों देखिए ध्यान से, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात है वो 1:1 आने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या आने वाला है 1:1। तो ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात मिलने वाला है वो 1:1 आने वाला है। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ये सामान्य सा प्रश्न था, यहां देख भी सकते थे कि L लंबाई के तार के 2 फेरों वाली कुंडली में बदलना था और 4 L लंबाई वाले तार को 4 फेरों वाली कुंडली में बदलना था और इन कुंडलियों के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र था उसका अनुपात ज्ञात करना था। वो अनुपात हमारा B1 अनुपाते B1 अनुपाते B2 जो आ रहा है, B1 अनुपाते B2 जो आ रहा है वो 1:1 आ रहा है। क्लियर बेटा। तो देखते हैं अगला प्रश्न अपना, प्रश्न संख्या 6। एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पीयर की धारा है, इससे 0.1 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए जब इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है, इलेक्ट्रॉन तार की ओर गतिमान है। तो यहां पर हमें एक लंबा सीधा तार लेना है। ऐसा ही प्रश्न कुछ हमने पहले प्रश्न में किया है, तो उसी तरह का ये प्रश्न है। ये एक लंबा सीधा तार है, लंबा सीधा तार है, ये एक लंबा सीधा तार है और इस लंबे सीधे तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 2 एम्पीयर की है। इस लंबे सीधे तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 2 एम्पीयर की है। तो I बराबर 2 एम्पीयर की विद्युत धारा इस लंबे सीधे तार में प्रवाहित हो रही है और 0.1 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है जो 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए जब नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है, नंबर सेकंड इलेक्ट्रॉन तार की ओर गतिमान है। तो नंबर फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट केस में तार के समांतर तार में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर गतिमान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। और कितने वेग से गतिमान है? v बराबर 4 ×
4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान। तो पहले नंबर में सबसे पहले तो तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा देख लेते हैं। तो दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे। तो अंगूठे को रखेंगे धारक दिशा में, शेष अंगुलियां इलेक्ट्रॉन की ओर, हथेली के तल के लंबवत धक्का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वेक्टर बी जो आ रही है वो कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर आ रही है। तो तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो आ रहा है बच्चों E इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I बाई स्मॉल आर। 2 गुणे 10 की घात 7 ये म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई का मान है, और जो I का मान है वो 2 है, और जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है, इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो R 0.1 मीटर दी गई, 0.1 मीटर दी गई। तो ये 0.1 मीटर है। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ये 2 दूना 4 और ये 10 की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो B इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 6 टेस्ला। और ये हुआ कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, ये बी कैप की दिशा हो गई। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल, बेटा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल F इज इक्वल टू QEB sin थीटा सूत्र से ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन का वेग 4 गुणे 10 की घात 4। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा की ओर गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का जो मान है दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में, तो साइन 90 डिग्री। तो यहां पर 16 चौक 64 6.4 गुणे 10 की घात, चुंबकीय क्षेत्र के मान में देखिए गलती कर दी, ये मान होगा आपका 10 की घात 6। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मान रखा ही नहीं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां छूट गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान रखा ही नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं। F इज इक्वल टू आवेश 1.6 गुणे 10 की घात 19, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का वेग 4 गुणे 10 की घात 4, चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 गुणे 10 की घात 6। अब इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री, तो साइन 90। तो F इज इक्वल टू 4 चौक 16 16 16 16 16 छक्का 96 और 16 कम 16 16 9 25 16 16 हम 256, एक अंक बाद दशमलव कर देंगे यहां पर, और गुणे ये देखिए 19 6 25 में 4 गए तो 10 की घात 21, तो इसको एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा F बराबर 2.56 गुणे 10 की घात 20 न्यूटन। तो ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान है जो है 2.56 गुणे 10 की घात 20 न्यूटन। अब बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल के मान को हमने ज्ञात किया और दिशा भी इसकी ज्ञात कर लेते हैं। तो दिशा के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को उपयोग करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा ये हो गया बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर, इलेक्ट्रॉन की गति के दिशा के विपरीत दिशा में हम दूसरी उंगली को रखेंगे। चुंबकीय बल जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लग रहा है वो तार से दूर और लग रहा है, तो तार के लंबवत बाहर की ओर लग रहा है,
तार के लंबवत बाहर की ओर लग रहा है। क्लियर? तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो तार के लंबवत बाहर की ओर है। दूसरे केस में बच्चों क्या है, इसी क्वेश्चन में दूसरा जो है कि यदि यही इलेक्ट्रॉन v वेग से तार की ओर गतिमान है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इस दिशा की ओर आ रहा है। सेकेंड केस में v बराबर सेम स्पीड 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड से, अगर इस दिशा की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान तो समान आने वाला है इस केस में भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी दूरी पर है, तो B का मान समान रहेगा 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, B का मान वही रहने वाला है। परंतु F = QAB sin थीटा, तो सारी भौतिक राशियां वही रहने वाली हैं। आवेश 1.6 × 10⁻19, वेग का मान 4 × 10⁴, चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 × 10⁻⁶, और अभी भी इलेक्ट्रॉन तार की ओर आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है, तो दोनों के बीच कोण 90 डिग्री। तो यहां पर भी जो चुंबकीय बल का मान आएगा वो 2.56 × 10⁻20 न्यूटन रहने वाला है। लेकिन बच्चों जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो किस ओर होगी उसको देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखिए FBI ऐसा करते हैं, या फोर्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें से फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये FBI फॉर्मूला जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठे के पास वाली पहली उंगली से, और इलेक्ट्रॉन हमारा इस दिशा की ओर गति कर रहा है तार की ओर, तो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में हम इलेक्ट्रॉन की गति को दिखाएंगे। तो ये अंगूठे के पास वाली दूसरी उंगली इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, तो चुंबकीय बल तार के समांतर धारा की दिशा में लग रहा है। तो यहां पर केवल चुंबकीय बल की दिशा में अंतर आया है। चुंबकीय बल की जो दिशा होगी, चुंबकीय बल की जो दिशा होगी, बल की दिशा वो तार के समांतर बाहर की ओर होगी, तार के समांतर बाहर की ओर होगी, तार के समांतर बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा, इसके दोनों भागों को समझ लिया। आज की क्लास में बेटा हमने केवल 5 प्रश्न लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मन लगाकर पढ़ते रहें बच्चों। रेगुलर वीडियो आपको आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। हमारे कुछ पहले के वीडियो भी हैं जो आपकी पढ़ाई में आपका योगदान कर सकते हैं, एक अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।